हेलो स्टूडेंट, आपकी ऑनलाइन क्लासेस मैथ्स के, और आज हम सभी को क्लास 10th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी वीडियो इस पर बन चुके हैं। द्विघात समीकरण आपका चल रहा है इसमें, और इसमें हम एक्सरसाइज 4.3 हमारे पास ये जो बुक है, ये देखिए आपकी एनसीईआरटी वाली बुक है, और ये हमें लगता है सबके पास होगी, और जिसके पास नहीं भी इसका पिक हम भेज देंगे आप सभी को, और आप सभी उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखिए सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका, पूर्ण वर्ग बनाना। पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना। जैसा कि पहली क्लासेस में आप समझ चुके हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको गुणनखंड करने या इसको गुणनखंड करने का क्या तरीका होता था, जो अचर पद है सी, इसकी गुणा आप किस में कराते थे, ए में कराते थे, और आपको एक गुणनफल मिलता था ए सी। फिर यक्स का गुणांक जो रहता था उसको आप देखते थे। अब दो ऐसी संख्याएं लेते थे जो गुणा करने पर एसी आए और उनको जोड़ने या घटाने पर बी आए। ठीक है, इस चीज पर आधारित एक्सरसाइज 4.2 आप समझ चुके हैं। हम यहां पर चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 4.3 पर, जिसमें क्या है, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये जो हमने फार्मूले लिखे हैं, ये तीन फार्मूले आपके बहुत उपयोगी हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इन दो फार्मूलों पर जरा गौर कीजिए। इन दो फार्मूलों में क्या क्वालिटी है, क्या स्पेशल चीज है इसमें। आप देखेंगे इसमें तीन पद हैं, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और 2ab। ए स्क्वायर हमेशा धनात्मक रहने वाला है, और बी स्क्वायर भी हमेशा धनात्मक रहता है। लेकिन 2ab कभी धनात्मक और कभी ऋणात्मक होता है, यानी जब प्लस का फार्मूला है तो धनात्मक, और जब माइनस का फार्मूला है तो ऋणात्मक। क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी कभी ऋणात्मक हो सकते हैं? कभी नहीं। इन दोनों फार्मूलों के लिए अभी बात हो रही है कि इन दोनों फार्मूलों को जब हम अप्लाई करेंगे तो इसमें जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाले पद हैं, टर्म्स हैं, ये कभी भी आपके ऋणात्मक नहीं हो सकते। ये हमेशा क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, माइनस होने की, ऋणात्मक होने की संभावना किस में रहती है, 2ab वाले टर्म्स में। आई बात समझ में। पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग इस शब्द से थोड़ा मिलिए, क्या है, क्या करना क्या है पूर्ण वर्ग में। पूर्ण वर्ग के पहले संख्याओं के ऊपर थोड़ा समझते हैं और फिर इन चीजों पर आते हैं। जैसे हमने एक संख्या लिखी 25, तो अब पूछें आपसे कि क्या ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो बोलोगे अगर इसका वर्गमूल निकाल लें हम, और वर्गमूल इसका पूर्ण रूप से, यानी कोई अगर ऐसी संख्या मौजूद है जिसका वर्ग करने पर 25 प्राप्त हो, तो हम बोलेंगे 25 क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो है ऐसी कोई संख्या जिसका वर्ग करने 25 आ जाए, 5 है। अब बोलोगे अच्छा 26, कर लो किसी संख्या का वर्ग। ठीक है, वो संख्या निश्चित ही आपको एक पूर्णांक के रूप में नहीं मिलने वाली है, हो सकता है दशमलव वगैरह में या अन्य किसी रूप में वर्ग करने पर उसका 26 मिल जाए आपको, लेकिन कोई पूर्णांक यानी कोई इंटीजर ऐसा नहीं है जिसका वर्ग करने पर आपको 26 मिल रहा है। तो 26 यहाँ पर पूर्ण वर्ग नहीं है, 25 पूर्ण वर्ग है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्याएं आपको जैसे पता है 4 हो गई, ठीक है, फिर आगे 9 हो गया, फिर आगे 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया। ये सभी संख्याएं कैसी हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, तो आप समझ में आ गया आपको पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि ऐसी कोई संख्या जिसका वर्ग करने पर वो संख्या प्राप्त होती हो, तो हम इसको संख्या क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। आइए इस चीज को इस पर अप्लाई किया जाए कि कैसे हमें यहाँ पर इस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाना है। द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब हो गया कि हमें इस रूप में अपने द्विघात समीकरण को लाकर सेट करना है, और अगर इन तीनों के रूप को हम यहाँ पर लागू कर देते हैं तो इन तीनों से हम चाहे a प्लस या a माइनस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं, और यही चीज क्या हो गई, पूर्ण वर्ग हो गई। यानी किसी संख्या के ऊपर क्या लगा दिया हमने, वर्ग लगा दिया, अंदर में जो भी मटेरियल है उस पूरे पर क्या लग गया, वर्ग लग गया, तो ये बन गया हमारा पूर्ण वर्ग। और ऐसा हम कब लिख सकते हैं, जब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और चाहे प्लस का 2ab हो चाहे माइनस का, लेकिन जब ये तीनों मौजूद होंगे तभी हो सकता है। देखिए जैसे अगर हम कोई दो ही दे दे तो क्या करेंगे, जैसे उसने ए स्क्वायर दे दिया और क्या दे दिया, सिर्फ 2ab दे दिया, बोलो अब बताओ अब बनाओ पूर्ण वर्ग, तो बोलोगे भाई बी स्क्वायर तो है ही नहीं, कैसे बनाएंगे पूर्ण वर्ग। तो जो चीज नहीं है हम थोड़ी अपनी मनमानी करते हैं। क्या नहीं है हमारे पास, बी स्क्वायर नहीं है, लो हम जबरदस्ती लाकर यहाँ पर जोड़ दिए, बोले जोड़े की घटाएं, हमने बोला भाई बी स्क्वायर तो हमेशा क्या रहता है, धनात्मक रहता है, हमें यहाँ पे जोड़ना उचित है। आप बोलोगे ये तो भाई नियम के खिलाफ है, आपने एक अतिरिक्त संख्या को लाकर इसमें जोड़ दिया, बैलेंस नहीं है चीजें। तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे आप, बी स्क्वायर कर दिया आपने माइनस का, बोलोगे माइनस का तो बी स्क्वायर होता ही नहीं है, होता नहीं है ठीक है, हमें लेकिन जरूरत किसकी है, प्लस की है ना फार्मूला बनाने के लिए। अब ऐसा थोड़ी ना कि बी स्क्वायर पर हम कभी भी माइनस नहीं लगा सकते, गणित में ऐसा कोई नियम ही नहीं है, नियम है माइनस लगा सकते हो आप, किसी पर भी प्लस लगाओ माइनस लगाओ हमें क्या। लेकिन जो आपको ये फार्मूला बनाना है, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो उसमें आपको बी स्क्वायर हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। और वो एक चीज यहां पर हमें मिल चुकी है, हम इसका उपयोग करेंगे होल स्क्वायर बनाने में, ठीक है। इस चीज को तो हमें यहाँ पर मजबूरी में लिखना पड़ रहा है क्योंकि चीजें बैलेंस नहीं है। जैसे हमने लिखा यहाँ पर 25, इसमें हमने बोला 5 जोड़ दिया, क्यों जोड़ दिया आपने 5, ठीक है नाराज मत होइए, हमने घटा भी दिया। अब तो आप नहीं कह सकते कि ये 25 नहीं है कुछ और है, यानी अगर हम किसी चीज को इसमें घटा दें, मान लीजिए हमें घटाने की आवश्यकता पड़ गई, तो अगली बार उसको क्या कर दें, जोड़ दें। तो ये चीजें होती है क्या, अपने जो भी हमारा समीकरण है या व्यंजक है उसको बैलेंस करना, ठीक है। प्लस माइनस करके बैलेंस कर सकते हो, गुणा और भाग करके बैलेंस कर सकते हो। तो यहां पर अब देखिए अगली लाइन में, अब यहां पर हमें तीन चीजें मिल चुकी हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab, इन तीनों चीजों का यूज करके 2ab प्लस का है तो प्लस का फार्मूला बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, फिर क्या आ गया आपका माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहां पर जो चीजें आपकी बनी, फिर से एक बार यहां पर ये पूरे को आप देखिए कि ये पूरे चीज का वर्ग है और एक दूसरी चीज, यानी दो चीजें हैं हमारे पास और दोनों ही चीज हमेशा वर्ग के रूप में है, और बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का। अगर दो चीजें पूर्ण रूप से वर्ग के रूप में हो, बीच में माइनस का चिन्ह हो, तो इस फार्मूले को हम लगा सकते हैं जिसे हम वर्गांतर सूत्र के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उन दोनों चीजों को एक ब्रैकेट में जोड़ दीजिए और अगले ब्रैकेट में उन दोनों चीजों को घटा दीजिए। तो इसका मतलब इसको हम कर सकते हैं भाई, दो ब्रैकेट ले लें और एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ दें। कौन कौन सी दोनों चीजें, ए प्लस बी पूरी एक चीज है, इसमें क्या जोड़ना है, बी जोड़ना है, और फिर इसमें से क्या घटाना है, बी घटाना है। तो यहां पर देखिए एक लाइन और हल हो जाएगी, बी और बी कितने हो जाएंगे, 2b हो जाएगा, और यहां पर बी और बी कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, सिर्फ ए हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया था। इस क्वेश्चन में कितने पद थे, दो पद थे। प्लस और माइनस चिन्ह के साथ जो चीजें जुड़ी होती हैं वो अलग अलग पद होती हैं, और जो चीजें गुणा के साथ संबंध रखती हैं, ये पूरी चीज देखो यहाँ ब्रैकेट लगाने पर एकदम पैक हो गया है, और पैक होने के बाद हम इसको नहीं देखेंगे, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है हमारा, ये हमारा एक पद है और ये भी हमारा पूरा एक पद है। ऐसा नहीं कि एक और एक मिलकर दो, ये पूरा का पूरा गुणा चिन्ह के साथ दोनों जुड़े हुए हैं, तो ये टोटल मिलाकर एक पद है, टर्म्स जिसे बोलते हैं इंग्लिश में आप। और आंसर भी हमारा किस में आया है, एक टर्म्स में आया है। हमें दो टर्म्स में क्वेश्चन दिया गया था, एक टर्म्स में हमने उसको सॉल्व किया, यानी एक पद में लाया है। यही होता है गुणनखंड करने का मतलब, हमें दो पद या तीन पद हमें दिए जाते हैं, चार पद, यानी कितने भी पद हमें दिए जाएं, अगर बोला गया कि गुणनखंड करो, तो कहने का मतलब ये होता है कि आप उन सभी को एक पद में लाकर कन्वर्ट कर दो। गुणनखंड करने का मतलब होता है। हल करने का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि किसी भी समीकरण को या व्यंजक को अगर हल करना है तो उसमें जो अज्ञात राशि दी गई है, जिसका मान हमें नहीं पता है, उसी अज्ञात राशि का मान निकालना हमें हल करना होता है। तो आइए क्वेश्चन पर अपने चलते हैं, क्वेश्चन को जब आप समझेंगे तब आप चीज़ें क्लियर समझ पाएंगे। इन चीज़ों को आप वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित, हमारे पास देखिए एनसीईआरटी की यही किताब है जो हमने आप सबको बता रखी है, इसी किताब को आपको समझना है। इसमें एक्सरसाइज 4.3, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अच्छा यहाँ पर एक लाइन आगे, मूलों का अस्तित्व हो, मूलों का अस्तित्व हो, तो देखो ऐसी चीजें कब आती हैं हमारी, चलिए अभी जब क्वेश्चन आता है उस बीच में आपको समझाएंगे, नहीं तो ऐसे काफी डिटेल में बन जाएगा वीडियो। पहला क्वेश्चन है,
एक्सरसाइज 4.3 चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस द्विघात समीकरण को हमें पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। चलिए देखते हैं। अगर नॉर्मली हल करना होता तो क्या करते, 3 की गुणा 2 में कराते, 3 दूनाई 6 मिल जाता, और गुणा करने पर हमें धनात्मक चिन्ह मिलने वाला है, तो इसका मतलब हुआ कि जोड़ने पर हमें कितना लाना है, 7 लाना है। तो निश्चित ही 6 के 6 और 6 और 1 क्या हो जाते हैं आपके, 7 हो जाते। इस प्रकार से गुणनखंड हो जाता। लेकिन हमें यहाँ पर गुणनखंड नहीं करना है, हमें पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है इसको। तो देखिए पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे। हमने क्या बोला आपको कि 3 चीजें ढूंढनी है। पहली संख्या ढूंढनी है जिसपे पूर्ण रूप से वर्ग लगा सकें, यानी a²। दूसरी संख्या जिस पर पूर्ण रूप से वर्ग लगा हो। तीसरी चीज जो 2ab यानी a और b दोनों के गुणनफल के रूप में मौजूद हो। ठीक है, तो इन तीनों को हमें ढूंढना है। बातें ढूंढते हैं कहाँ पे। पहला देखा हमने 2x²। अब 2x² के पास x² है, तो x² पे तो वर्ग है लेकिन 2 पे है नहीं। अगर ये 4x² होता तो हम लिख सकते थे 2x पूरे पर क्या लगा सकते थे, वर्ग लगा सकते थे। ठीक है, 7x है, इस पर कहीं भी वर्ग नहीं है। 3 पर वर्ग है ही नहीं। लेकिन हाँ एक चीज और समझ, जैसे 3 पर वर्ग नहीं है तो हम इस पर वर्ग लगा सकते हैं। कैसे, इसको हम पहले अंडर रूट में कर दें और फिर इसको क्या कर दें, वर्ग कर दें, फिर से वही बैलेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर दो चीजें अंडर रूट में हैं आपस में गुणा में, समझिए इनके अंदर अंडर रूट के अंदर चीजें एकदम सेम टू सेम हैं, यहाँ भी हम ए लिख दें यहाँ भी ए लिख दें, तो गुणा होने के पश्चात हमें क्या मिलता है, सिर्फ ए मिलता है, अंडर रूट खत्म हो जाता है। तो अच्छा नॉर्मली अगर हमारे पास कोई संख्या है 5, आपने बोला इस पर हम अंडर रूट लगा दें और फिर एक और अंडर रूट यहाँ पर लिख दें अंडर रूट में 5, तो ये क्या हो जाएगा, आपने बोला आपके पास पहले क्या था, 5 था, तो इन दोनों को सॉल्व करने पर क्या आएगा, 5 ही आएगा। यानी 5 को हम ऐसा रूप दे सकते हैं। और दो चीजें जब गुणा के रूप में है तो उनको हम क्या लिख सकते हैं, वर्ग के रूप में भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना, जैसे यक्ष गुणे यक्ष बराबर क्या होता है, x²। तो अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5 बराबर क्या होता है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, 5 के। यानी किसी भी संख्या पर हम अंडर रूट लगा दें और वर्ग लगाते हैं तो वो चीजें क्या होती हैं, एकदम बैलेंस होती है, यानी उसके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बात है ठीक है, 3 को तो आप वर्ग बना सकते हो, लेकिन चीजें कैसे सॉल्व होगी। सबसे पहले आप पहले पद पर ध्यान दिया करो, आगे और किसी पद पर नहीं। पहले पद में देखा हमने कि x² का गुणांक 2 है, जो कि ऐसी संख्या है कि जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस 2 को यहां से हटाओ या फिर यहां पर पूर्ण, यानी 2 से इसमें या तो गुणा करा तो 4 बन जाएगी, या फिर 2 को यहां से हटा दो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हटा देते हैं। बात है कैसे हटाओगे यहाँ पे आप, भाई ये क्या है, एक समीकरण है, समीकरण के दोनों पक्षों में हमें पूर्णतः आजादी है कि एक समान क्रिया हम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से क्या करने पर, भाग देने पर। चलिए दोनों पक्षों में हम 2 से भाग दे रहे हैं, तो 2 से देखो, जब इसमें
अब यहाँ पर एक पक्ष ये है, इसमें भाग दोगे आप, 0 का बटे 2 करोगे तो 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसमें जब भाग दोगे तो इसमें देखो कितने पद हैं, 3 पद हैं। अब इन तीनों में 2 से भाग जाएगा। पहले वाले पद में देखो 2 से भाग जाएगा कैसे, तो एक्स स्क्वायर का बटे 2 होगा, माइनस 7x का भी बटे 2 होगा, प्लस 3 का भी बटे क्या होगा, 2। और यहां भी हम चलिए लिख देते हैं 0 बटे 2। इस प्रकार से देखिए हमने दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दिया है। आगे की चीजें, अब भाग करने से फायदा क्या आपको समझ में आया, क्यों आप भाग करो और क्यों आपने 2 से ही भाग किया। भाई हमें क्या खत्म करना, हमारे पास 2x स्क्वायर था, इसका 2 खत्म करना है। चाहे आप कॉमन वाले सिस्टम समझ जाओ, चाहे भाग देने वाला, जब इसका बटे 2 लिखोगे तभी 2 से तो 2 कैंसिल होगा और खाली क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा टारगेट है कि हमें खाली एक्स स्क्वायर चाहिए, 2 नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3/2 एंड 0 बाई समथिंग इक्वल टू 0। 0 का बटे कुछ भी हो, सब कुछ क्या होता है, 0 हो जाता है। तो ये चीजें अब जाकर थोड़ी सेट हुई। यहाँ पर अब एक ऐसी चीज मिल गई हमें जिस पर पूर्ण रूप से वर्ग है, उसके साथ कोई ऐसी संख्या भी नहीं है अब, यानी ये हमारा ए स्क्वायर सेट हो गया। चाहे इसको ए स्क्वायर मान लो, चाहे बी स्क्वायर, 3 चीजें हमें समझनी है। तो ए स्क्वायर जब हमारा पूर्ण रूप से मिल गया हमें, अब हमें क्या चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए, चाहे 2ab चाहिए। तो बी स्क्वायर तो बनाना पड़ेगा, हम 3/2 को क्या कर दें, अंडर रूट लगा दें, वर्ग कर दें, कहो बी स्क्वायर भी बन जाए। लेकिन फिर 2ab, इसको तो देखो अपने मन से बनाना पड़ेगा, लेकिन क्या 2ab वाला पद है कहीं, 2ab पर भी ध्यान दो। तो यहां पर देख रहे हैं हम 7x/2 है, इसका मतलब ये हुआ कि ए क्या है इस समय हमारा, यक्स है ना, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हम जो फार्मूला बनाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें ये क्या है, इस पर वर्ग लगा हुआ है, यानी ए की तुलना अगर करें तो ए की इक्वल क्या है, यक्स है। तो देखने इस यक्स से बना हुआ एक पद और है जिसमें यक्स मौजूद है, और जिसमें यक्स ए यहां पर तो है ही, और 2ab वाले टर्म में भी ए का मौजूद होना अनिवार्य है। तो कहीं ना कहीं हमें इस वाले पद पर डाउट लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये हमारा 2ab से संबंधित पद है। तो जरा इसको चेक करके देखो कि क्या ये वास्तव में 2ab है। माइनस का है, कोई दिक्कत नहीं, 2ab तो माइनस का भी होता है। पहले 2ab, इसे मत देखिए, पहले खुद से लिखिए 2ab क्या होगा। तो हमने लिख दिया भाई 2a क्या है, यक्स है हमारे पास, b फिर क्या लिखना है, b लिखना है। अभी हमने इसके देख के कुछ नहीं लिखा, इसका केवल चिन्ह लिया हमने, और 2ab हम अपने मन से लिख रहे हैं। 2 लिख दिया हमने, a क्या हमारे लिए, a को हम इस समय यक्स मान चुके हैं, तो 2a हो गया आपका। b यहां पर लिखना बाकी है। अब b को कुछ ऐसा सिस्टम से लिखिए जिससे आपका ये 7/2 यक्स ही बने। बोला ऐसे कैसे, आपके पास क्या है, -2x है, आपको देखना है क्या, यहाँ पे 7x लाना है, तो यहाँ पे आप 7 से गुणा करिए तो 7x आ जाएगा आपका। अब बोलोगे कि बटे में 2 लाना है, यहाँ पे तो गुणे में है, तो बटे में अगर आपको 2 लाना है, यहाँ पे अगर आप 2 लिखते हो तो 2 से 2 को कैंसिल होकर केवल 7x बचेगा। अगर 2 की जगह पर यहाँ पर क्या लिख दो आप, 4 लिख दो, तो बोलोगे अब भाई 2 से अगर 4 को काटोगे कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यानी क्या बचेगा, केवल 7x तो बन ही रहा है, बटे में 2 बन गया कि नहीं बन गया। तो यहाँ पर ये 7x/2, ये 7x/2 ही है, ये पूरा मैटर और ये पूरा मैटर दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें फर्क क्या है, क्यों आपने इसका यूज नहीं किया, क्यों इसका यूज किया, क्योंकि ये खुद ही एकदम क्लियर हमें दिख रहा है कि 2ab, 2a क्लियर है, यहां पर इसमें चीजें क्लियर नहीं थी। तो ये जो तरीका हमने अपनाया अपने 2ab वाले पद को थोड़ा एक्सटेंड करने का, यानी व्याख्या थोड़ा विस्तार करने का उसको, तो उससे हमें b की प्राप्ति हुई। हमें यहां समझ में ये आया कि 2ab यानी b वाला पद हमारा क्या है, 7/4 है। अच्छा, इसका मतलब ये क्या फार्मूला सेट हो चुका अब तक, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, b स्क्वायर लिखा जाता है, b इस समय क्या है हमारा 7/4 है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, b नहीं, b का स्क्वायर लिखना है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, 7/4 का स्क्वायर। बोलोगे ये काम तो आप अपने मन से कर रहे हो, भाई इसमें तो नहीं था कहीं 7/4। जो काम अपने मन से किया है उसको तुरंत बैलेंस कर दो, ताकि कोई आवाज ना करने पाए कि आपने ये काम गलत किया है। आपने 7/4 का होल स्क्वायर क्या किया, यहाँ पर प्लस में लिखा है,
क्योंकि आपको प्लस की ही आवश्यकता है, क्योंकि ए स्क्वायर आपका जो भी है वो प्लस में है, 2ab वाला माइनस में है, और बी स्क्वायर वाला हमेशा प्लस में रहता है, इसलिए आपने यहाँ पे जोड़ दिया। इसको क्या कीजिए आप तुरंत यहाँ पर घटा दीजिए, 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या आपके भी कुछ पद बचे हैं, एक मिनट, चीजें थोड़ी बड़ी हो रही हैं। क्या था यहाँ पर, एक्स स्क्वायर था -2, ए था एक्स, और बी क्या था 7/4। ठीक है, प्लस हमने क्या किया था यहाँ पर 7/4 का होल स्क्वायर ऐड किया था, और 7/4 का होल स्क्वायर यहाँ पर घटा दिया था। अब 3/2 भी तो आपका बच रहा है, उसको भी लिख लो, बराबर क्या 0। देखिए चीजें, यहां पर हमने क्या किया, फिर से समझिए एक बार, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर लिख दिया। इस वाले पद में यक्स का सम्मिलित होना, हमें यह संदेह हुआ कि हमारा 2ab वाला पद कहीं ना कहीं इसमें छिपा हुआ है। हमने उसकी खोज की, और उस 2ab वाले पद को हमने जानना चाहा कि क्या सच में 2ab है। तो हमने 2ab का जैसे फॉर्मेट होता है, जैसे उसका नियम होता है, उसी हिसाब से लिखा, 2 लिख दिया, ए इस समय हमारा यक्स से बना हुआ है, 2a हो गया। अब बी की कल्पना हम करने लगे ऐसे कि ताकि हमें ये जो पद है ये सेम टू सेम यही आए। तो इसके लिए हमें समझना पड़ा कि आपको 7x/2 चाहिए, तो 2x था हमारे पास, हमने 7 लिखा, तो 7 की x में गुणा हो जाएगी, 7x बन जाएगा। 2 एक्स्ट्रा था, 2 को हटाना भी था, और नीचे भी 2 लाना था। 2 को हटाने के लिए एक 2 यहाँ पे आया, और 2 को लाने के लिए भी एक 2 यहाँ पे, यानी 4 लिखना पड़ा, ताकि 2 से जब 4 को काटो आप यहाँ पर क्या बचे, सिर्फ 2 बचे, और ये 7x/2 बचे। ठीक है, कुल मिलाकर बैलेंस है ये 7x/2 ही है हमारा। तो ये 2ab, तो यहां से हमें b की समझ में आया कि भाई ये 7/4 क्या है, हमारा b है। तो भाई b को b स्क्वायर लिखा जाता है, तो यहाँ पे b स्क्वायर हमने लिख दिया, प्लस में लिखना जरूरी था। अब बात है, ये चीजें एक्स्ट्रा है, ये चीज हमने अपने मन से की है, तो इसको हम तुरंत यहाँ पर क्या करेंगे, घटा देंगे। 7/4 का क्या कर देंगे यहाँ पर होल स्क्वायर माइनस में कर देंगे, भाई एक बार प्लस में यही सेम टू सेम, और एक बार ही माइनस में, तो बैलेंस है। अब एक पद आपका ये हो गया, देखिए दूसरा आपका ये हो गया, और ये जो है आपका भी 3/2 बचा है, क्योंकि ये चीज हमने अपने मन से की है, तो ये जो बचा है हमने यहां पर कर दिया। पूर्ण रूप से समीकरण बैलेंस है। अब देखिए इसमें वो तीनों चीजें ढूंढिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर मिला हुआ है आपको, माइनस का 2ab है, और प्लस का बी स्क्वायर है। तो इन तीनों को लेकर के आप होल स्क्वायर बना लीजिए। ठीक है, किसका होल स्क्वायर, ए और बी कौन कौन से हैं आपके, ए क्या है इस समय, यक्स है। बी क्या है इस समय, 7/4 की 7/4 का होल स्क्वायर, सिर्फ 7/4, क्योंकि बी स्क्वायर नहीं लिखना, हमें सिर्फ बी लिखना है। तो बी क्या है हमारा 7/4 है। और यहाँ पे प्लस का बनेगा कि माइनस का, वो 2ab बताता है, 2ab इस समय किसका है, माइनस का है, तो फार्मूला हमारा किसका बनेगा, माइनस का बनेगा। बचा क्या क्या, 7/4 का होल स्क्वायर बचा है, प्लस 3/2, ये दोनों चीजें आपकी बची हुई है। इस स्क्वायर को खत्म कीजिए, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका, देखो जो चीजें, माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49, और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, प्लस कितना 3/2 इज इक्वल टू 0। हो गई इतनी चीजें। अब इन सारी चीजों को आप इधर भेज दीजिए। ठीक है, इधर जब आपका ये पूर्ण वर्ग बन चुका है, जब आप पूर्ण वर्ग बना ले जाएं, तो जो भी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिली हैं उन चीजों को दूसरी साइड में भेज दीजिए। अभी देखो 49/16 इधर जाकर क्या बनेगा, प्लस होने वाला है, तो प्लस वाले को हम पहले लिख लेते हैं, और 3/2 उधर जाकर पूरा क्या होगा, माइनस का होगा, इसको हम बाद में लिखते हैं। किसी को भी हम पहले या बाद में लिख सकते थे, लेकिन धनात्मक चीज पहले लिखना तो ज्यादा ही एक पॉजिटिव थिंकिंग देता है दिमाग में। अब इसको हल कर लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 49 ही रहेगा, 2 से 16 को डिवाइड करोगे 8 आ जाएगा, 8 3 जा 24। ठीक है, 49 में से 24 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ जाएगा, 9 से 4 सब्ट्रैक्ट करो कितना हो जाएगा 5, 4 से 2 25, 25 अपान कितना 16। ठीक है, इस चीज़ को आप रफ वर्क करके अपना देख लेंगे। तो 49/16 माइनस 3/2, इन दोनों को हल करने पर कितना आ गया आपका 25/16। ठीक है, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर बराबर 25/16। यहां तक एक बार चीजों को आप नोट कीजिए, फिर आगे हम आपको समझाते हैं
कि जगह खाली हो थोड़ी, कि इसके बाद हमें कैसे, अभी जो एक लाइन उसने बोली थी ना कि अगर मूलों का अस्तित्व हो तभी आप पूर्ण वर्ग बनाइए, ठीक है, तो हमने तो पूर्ण वर्ग बना लिया, मूलों के अस्तित्व पर चर्चा ही नहीं की कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, ठीक है। तो इसको पहले आप नोट कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे आप चेक करोगे मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो ये जो इतना मैटर हमने सेट किया, यहां तक हमें काम करना है। मूलों का अस्तित्व है या नहीं है वो बात इस स्टेप के बाद हमें पता चलने वाली है, ठीक है। तो यहां तक चीजों को आप नोट कीजिए, इसके बाद हम चीजें आगे बढ़ते हैं। तो आइए यहां से देखते हैं, एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/16, यहाँ तक आ गया है। हमने बोला कि यहाँ पर चीजें हमें समझ में आएंगी कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। अब ये बताइए कि एक तरफ आपका पूर्ण वर्ग चीज है और दूसरी तरफ कोई संख्या है, इसमें छिपा हुआ है आपका यक्स जो कि एक अज्ञात राशि है। यक्स का मान यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, वास्तविक संख्याओं के लिए ध्यान दीजिएगा, सिर्फ काल्पनिक की नहीं। कोई भी वास्तविक संख्या अगर यहाँ पर यक्स का मान रखो तो क्या वो इस ब्रैकेट के निकलने के बाद कभी माइनस हो सकती है? जैसे यक्स का मान अगर यहाँ पर आप भाई 7/4 है, आप एक रख दो, तो 7/4 एक का वर्ग कीजिए जरा, तो 4 इक्के 4, और 4 में से क्या घटाना है? 7। जब 4 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? -3 आ जाएगा, ठीक है, बटे कितना? 4, इस पर वर्ग। अब इसका जब वर्ग करेंगे आप, कितना हो जाएगा? 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, और ये जो -1 इसका भी वर्ग होगा ना, ये क्या हो जाएगा अपने आप? प्लस हो जाएगा। तो हमें ब्रैकेट से बाहर निकलने के बाद चीजें कैसी मिली? धनात्मक मिली ना। यानी ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस बन भी गया किसी तरह से, तो वो बाहर निकलने पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमने बोला पूर्ण वर्ग बना लीजिए, और पूर्ण वर्ग बनाने के बाद जो भी चीजें आपकी यहाँ पर एक्स्ट्रा बचती हैं, उन एक्स्ट्रा चीजों को पक्षांतर करके दूसरे पक्ष में कर दीजिए। और ऐसा करने पर क्या फायदा होगा आपका? ऐसा करने के बाद देखिए, आप यहां पर विचार कीजिए कि अगर चीजें यहां पर सॉल्व करने के बाद अगर ये हमारा -25/16 आया होता, ठीक है, -25/16 आया होता, तो आप बोलते भाई अगर ये माइनस में आ रहा है तो यक्स का ऐसा कौन सा मान यहां पर हम रखा जाए जिससे वो यहां पर हल होने पर, और ये जो पूर्ण वर्ग है, वर्ग होने पर वो माइनस ला कर दे। तो ऐसा तो संभव ही नहीं है कि संभव है? संभव है ऐसा? एक्स का कोई मान संभव है यहाँ पर? कोई नहीं संभव है। तो इसका मतलब ये एक ऐसी कंडीशन बन गई कि आपने जो द्विघात समीकरण दिया गया है वो यक्स के किसी वास्तविक मान के लिए संभव नहीं है, अर्थात वहां पर उसके मूलों का अस्तित्व नहीं है, उस द्विघात समीकरण का कोई अस्तित्व है ही नहीं। अस्तित्व है, काल्पनिक रूप में बनेगा, लेकिन अभी यहां पर सिर्फ हम वास्तविक चीजों को लेकर चल रहे हैं। अच्छा, वास्तविक और काल्पनिक का मतलब समझते हैं ना आप ऐसा समझ लीजिए जितनी भी संख्याएं अब तक आपने पढ़ी हैं सबकी सब क्या है? वास्तविक है, सिर्फ किसको छोड़ करके? काल्पनिक। अब काल्पनिक संख्या क्या है आपकी? जो इमेजिनरी नंबर है वो होती है अगर अंडर रूट के अंदर आपको क्या मिल जाए? माइनस मिल जाए। और ये 5 लिख दिया, हम कुछ भी लिख सकते थे यहाँ पर कि अगर अंडर रूट के अंदर भी क्या मिल जाए आपको? माइनस मिल जाए, तो उस प्रकार की संख्या आपकी काल्पनिक होती हैं। और इस प्रकार की संख्याओं को छोड़कर अब तक मैथ में जितनी भी संख्याएं आप पढ़ते हो सबकी सब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है। क्लियर है इतना? भाई यहां पर अगर x का मान हम कुछ अंडर रूट में करके काल्पनिक संख्या रख दें तो वर्ग होने पर पहले अंडर रूट खत्म करेगा वो, और वर्ग, इसका वर्ग तो खत्म हो जाएगा क्या करने पर? इसका अंडर रूट खत्म करने पर, और लेकिन माइनस तो इसका बच जाएगा, तो उस कंडीशन में आ सकता है। लेकिन किसी भी x के किसी वास्तविक मान के लिए इस द्विघात समीकरण के मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम वास्तविक मान के लिए चर्चा कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो ये वो स्टेप थी जहां पर हम समझ पाएंगे कि दिया गया जो द्विघात समीकरण है उसके जो मूल हमें ज्ञात करने हैं, उन मूलों का अस्तित्व है या नहीं है वो हमें इस वाली कंडीशन पर जाकर पता चलेगा कि अगर पूर्ण वर्ग बनाने के बाद जो संख्या हमने प्राप्त की है यहाँ पर, वो संख्या अगर हमारी धनात्मक है तब तो उस मूलों का अस्तित्व है, अगर संख्या माइनस की मिल गई हमें तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। यहां पर जो चीजें प्राप्त हुई हमें 25/16 यह धनात्मक है, अर्थात मूलों का अस्तित्व है। तो अब देखिए वर्ग को पक्षांतर कैसे किया जाता है? ये वर्ग अगर इस साइड लाए हम तो क्या हो जाएगा? इधर अंडर रूट हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? x माइनस 7/4 इज इक्वल टू अंडर रूट 25/16।
भाई 25/16 का मान कितना आ जाएगा? 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4। तो x बराबर -7/4 इधर है, माइनस में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? तो 5/4 प्लस कितना? 7/4। अच्छा, एक चीजें तो अभी ध्यान से समझते रहिएगा। चलिए, x इज इक्वल टू कितना? एलसीएम सबका 4 4 है, तो 7 5 12 बटे कितना? 4, और 4 1 के 4, 4 तिहाई 12। x का मान कितना आ गया? अच्छा बताइए, हमने क्या सॉल्व किया? एक द्विघात समीकरण सॉल्व किया, और द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। यहाँ पर कितना मान आया? 1 आया। तो ऐसा क्यों हुआ? एक गलती की यहाँ पर। क्या गलती है वो? कि जैसे आप लिखते हो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर 25 है, आपने बोला 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक्स स्क्वायर छोड़ो, 25 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल क्या है? 5 है। कैसे पता चलता है? क्योंकि 5 का अगर वर्ग कर दो आप, तो क्या मिल जाता है आपको? 25 मिल जाता है। एक और लोग आगे दावा करने कि हम भी है, हमारा भी जरा वर्क करके देखो, हम भी 25 देंगे। क्या ये सत्य है? क्योंकि 5 का वर्क करने पर 25 मिलेगा, और माइनस का वर्क करने पर क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा। तो बोले आप तो दोनों ही लोग क्या है, 25 के वर्गमूल हैं कि नहीं है? तो किसी भी संख्या का वर्गमूल हमेशा संख्या वही रहती है, लेकिन वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो इसी प्रकार अगर हम लिख दें यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 25, और इसके वर्ग को इधर भेजें, इधर जब अंडर रूट पहुंचेगा, तो इसके पहले हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं? प्लस और माइनस, क्योंकि आप प्लस वाला भी वर्गमूल मान्य होता है और माइनस वाला भी। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पर इसके 2 मान नहीं आ पाए। हमने वो प्लस माइनस यहाँ पर नहीं लगाया था, आपको यहाँ पर समझाने के लिए। तो जैसे इसका वर्ग इधर आया, इधर आकर हमें क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर प्लस और माइनस। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारा? प्लस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लेंगे एक बार आप? धनात्मक मान लेने पर। यहाँ पर लिख देंगे आप, कैसा मान लेने पर? धनात्मक मान लेने पर। ठीक है, ये चीजें मिलेंगी आपको। और पुनः क्या लेने पर? निगेटिव मान लेने पर। क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू, देखो 7/4 इधर क्या है? 5/4 इधर एक बार माइनस का लेना होगा, 7/4 इधर माइनस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? तो प्लस ही हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा एक बार? ये -5/4। अरे 5/4। तो जब इसको सॉल्व करोगे, हर समान है, तो केवल अंश को घटा दो, 7 में से 5 गए 2, 2 बटे कितना? 4, 2 1 के 2, 2 दुनाई 4, कितना आ गया आपका? 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर x के आपके 2 मान, यानी दोनों मान, उन्हीं मानों को हम क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं। x के 2 मान क्या आ चुके हैं आपके? एक आया है आपका 3, और दूसरा क्या है? 1/2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, लेकिन चीज़ें जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको चीज़ें अपने आप आसान लगने लगेंगी। ये आपका इतनी देर में एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ, पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ। हमें उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो को आप कई बार देखिए अगर समझ में नहीं आता है, और फिर भी नहीं समझ में आता है, तो आप उसको ग्रुप में मैसेज कीजिए कि ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, उसको हम फिर से बताएंगे आपको। तो चीज़ें नोट कर लीजिए, आंसर आ चुका है आपका।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन हैं। इन चारों में से हम पहला बता दिए आपको, और हम तीसरा बताने चल रहे हैं। इसमें अंडर रूड है, इसको देख के आपको डर लग रहा होगा, इसको बता रहे हैं हम। और बाकी जो 2 क्वेश्चन है, सेकंड वाला और फोर्थ वाला, इसको आप खुद लगाइएगा। ठीक है, फोर्थ वाले में चेक कीजिएगा कि कंडीशन आपको पता चल गई है कि कब आप पता कर पाओगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, वो बता दी हमने। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें मिल गया 4x²। हमने बोला कि हमें 3 चीज़ें ढूंढनी है, a² b² और 2ab वाली चीज़ें। सबसे पहले इसको ढूंढते हैं, a²। तो यहाँ पर देखा भाई, x के ऊपर तो वर्ग लगा हुआ है, उसके साथ एक संख्या है, क्या वो पूर्ण वर्ग है? उस पर हम किसी संख्या का वर्ग लिख सकते हैं। तो आपने बोला कि भाई 4 है तो 2 का वर्ग लिखा जा सकता है। इसका मतलब 2 और x को एक पास ला करके और पूरे पर वर्ग लगा सकते हैं। ये आपका 4x² है, यानी कहीं ना कहीं हमें a² मिल गया। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में भी यहाँ पर 4√3 यक्स है। ठीक है, तो a² मिल गया। अब हमें b² और 2ab वाले पद को ढूंढना है। तो देखिए, आपको अधिकांशता आपको 2ab पहले वाला पद जरूर ढूंढिए, आप b² को बाद में ढूंढा करिए। 2ab को पहले प्रेफरेंस दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए, जो हमारा a क्या है इस समय 2x है, और वो जो यक्स है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर यक्स के रूप में हमारा ये वाला पद बना हुआ है। तो निश्चित ही 2ab इसी में मिलेगा हमें, और इसी को हमें 2ab के रूप में स्वयं लिखना होगा, और अपने आप देखोगे कि ये 2ab इसी में छिपा हुआ है। चलिए देखिए, हम 4x² को क्या लिख दें, 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मत देखो, इसको भी बाद में देखेंगे। पहले अपने 2ab वाले फॉर्मेट को याद कीजिए। पहले क्या लिखा जाता था, 2, फिर a कितना है 2x, फिर क्या लिखना है b का तो पता ही नहीं अभी। अब b पर दिमाग लगाइए कि यहां पर ऐसा कुछ लिखिए, ये क्या हो रहे 4√3x ही बने। तो अब तक क्या बन चुका है, 2 दूनाई 4, 4x बन चुका है। और आपको क्या चाहिए, केवल √3 चाहिए। अगर आप √3 से गुणा कर सकते हो तो ये क्या बन जाएगा आपका, 4√3x बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर दीजिए, √3 से गुणा कर दीजिए। कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि आपने √3 से गुणा कर दिए तो भाग भी कीजिए। क्यों भाग करें, हमने अपने मन से थोड़ी ना लिखा है। हमने जो लिखा है ये सेम टू सेम वही चीज है, ऊपर वाली चीज। हमने कोई भी इसमें, आपने जो चीज हमें दी थी उसी चीज को हमने लिखा है, उसमें कोई भी अतिरिक्त संख्या अपने मन से नहीं लिखी है। आपने लिखा था 4√3x, देख लीजिए 2 दूनाई 4√3x है ये। हमने जब इसमें कोई भी अतिरिक्त काम नहीं किया है तो हम इसमें किसी भी चीज से भाग नहीं देंगे, यानी हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ चुके हैं, a² मिल चुका है हमें, और ये हमारा 2a और b मिल चुका है। फिर यहां पर हमें किस चीज की जरूरत है, अब b² की। यहां पर हमें क्या लिखना है, b²। b जो कुछ भी लिखा है आपने उसी पर क्या लगा देना है, वर्ग। तो वर्ग यहां पर b क्या लिखा है आपने, तो यहां पर हमें √3 पर क्या लगा देना है। अच्छा, किसी अंडर रूट वाली चीज पर अगर वर्ग लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, अंडर रूट खत्म हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ भाई, वर्ग लगने का मतलब क्या हुआ कि उस संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करना, और गुणा करने पर क्या मिलेगा, सिर्फ आपको 3। अब इसका कौन सा पद बच रहा है, क्या आपने इसको अपने मन से लिख रहे हो आप? बोला अपने मन से तो लिखा है हमने, लेकिन अपने मन से लिखा हमने यहां से देखकर, लेकिन देखने पर यह पाया कि यहां पर भी क्या है, +3 है। और जो चीजें यहां पर, ये भी क्या लिखा हमने, 3 ही तो लिखा है। √3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, बताओ, 3 ही तो। यानी हमने क्या लिखा, 3 लिखा, और 3 आपने भी यहाँ पे लिखा था। इसका मतलब ये जो 3 था ये वही 3 बन जाएगा अपने आप। इसका मतलब यहां भी हमने कोई चीज अपने मन से नहीं की है। तो इस सवाल में कुछ हमें जोड़ने या घटाने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है हमारा, 3 ही है। देख रहे हैं ना, ये वाली चीज यहां बन गई, ये वाला चीज पूरा ये बन गया, और ये क्या है आपका, वही 3 है। और यहाँ पर क्या, बराबर 0। ये अपने आप a² + 2ab + b² बन चुका है। हम इसको क्या कर दें, अब a + b का होल स्क्वायर बना दें। a क्या है हमारा 2x, प्लस b क्या है हमारा, ठीक है, होल स्क्वायर बन गया। बोले यहाँ पे तो कोई पक्षांतर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपने बोला था माइनस अगर आ जाता है यहाँ पर तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता, तो माइनस आया नहीं, आया 0 आया ना। तो 0 पर भी वास्तविक मूल होते हैं,
जीरो पर भी मूलों का अस्तित्व है, यानी धनात्मक आना चाहिए और क्या आना चाहिए, या फिर जीरो आ जाए। दोनों ही कंडीशन पे क्या होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं। अभी आगे चलकर चीजों को आप सीखोगे, जब आप विविक्त कर निकालोगे, डिस्क्राइमिनेंट निकालोगे इसका, तब वहां पर चीजें आप समझोगे। ठीक है, अभी इंग्लिश मीडियम वालों पर कोई कमेंट्स नहीं आया है कि उन्हें भी चीजें समझनी है। अभी स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए वीडियोस बन रहे हैं। अगर इंग्लिश मीडियम वाले भी चाहते हैं कि आप वीडियो को आप समझ रहे हैं, चीज़ों को आपकी भाषा में भी चीज़ों को बताया जाए, तो आप निश्चित ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस पर कमेंट्स कीजिए कि हमें चीज़ों को इंग्लिश में भी जानना है, तो हम उस तरीके से भी आपको चीज़ों को समझाएंगे। लेकिन जब आप चाहेंगे तब, हम अपने मन से अभी क्यों करें ऐसा। तो ये बन गया आपका होल स्क्वायर। आपने समझ आएगी, यहाँ पे मूलों का अस्तित्व है। अब देखिए यहाँ पर 2x प्लस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर भेजेंगे, अंडर रूट चलाया गया है, तो जीरो का वर्गमूल जीरो ही होगा, यानी हो गया आपका 2x प्लस कितना, अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू कितना, जीरो। 2x इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री को पहले इधर भेजिए, माइनस अंडर रूट थ्री, फिर इस दो को इधर भेजिए, क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट तीन बटे दो, क्योंकि गुड़े में था। तो यहाँ पर भी देखिए, अब यहाँ पे बोलोगे x का एक ही मान आया है, नहीं, अगर ऐसी कंडीशन में x का एक मान आता है तो उसको एक नहीं, वही मान दो बार उसका यूज करते हैं, यानी x के यहाँ पर दो मान हो गए, इसको मझले ब्रैकेट में करके लिखते हैं, माइनस अंडर रूट तीन बटे दो, कामा माइनस अंडर रूट तीन बटे दो, ये होगा हमारा आंसर।
चूंकि ये द्विघात समीकरण है, इसमें कभी भी हम एक आंसर नहीं देते हैं, हमें हर हाल में दो आंसर देने हैं, चाहे वो दोनों आंसर सेम टू सेम क्यों ना हो। क्योंकि अगर सब कुछ मिलाकर एक होल स्क्वायर बन रहा है तो ये क्या है, आपका एक पूर्ण रूप से पूर्ण वर्ग है, और इस वजह से इसके दो मान आएंगे। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक मान देते थे तो कहीं ना कहीं हमारा चीजें गलत हो सकती थी। द्विघात समीकरण को जब भी हल करेंगे हम, हमेशा उसके दो मान हमें लिखने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हैं। बाकी के दो क्वेश्चन आप घर पे लगाइएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उपर्युक्त प्रश्न एक में दिए गए समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस फार्मूले की उत्पत्ति महान गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी ने की थी, और इस फार्मूले को हम श्रीधराचार्य जी के सूत्र के नाम से भी जानते हैं। इस सूत्र के जरिए अगर आपको कोई ऐसा द्विघात समीकरण दिया जाता है, अभी हमने जो विधि बताई थी गुणनखंड विधि, ये चर पद का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक में कराकर गुणा करने पर इतना आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर ये लाकर सोचो इस बारे में, ये जो विधि थी ये गुणनखंड विधि थी। कभी कभी हमें सवाल ऐसे भी मिल सकते हैं जिनका हमें समझ में ही ना आए कि क्या गुणा करने पर आएगा, क्या घटाने पर आएगा। तो ऐसी स्थिति में ऐसे फार्मूलों को हम श्रीधराचार्य के सूत्र से हल करते हैं, और ये एक ऐसा सूत्र है, आप समझ लीजिए एक ब्रह्मास्त्र है द्विघात समीकरण का, कि इस फार्मूले को लगाने के बाद कैसा भी द्विघात समीकरण हो वो आराम से अपना आंसर दे देता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा द्विघात समीकरण को, इसके श्रीधराचार्य के इस फार्मूले को। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये है आपका श्रीधराचार्य का फार्मूला या द्विघाती सूत्र, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें ये एबीसी चीजें क्या हैं, एबीसी के बारे में हमने आपको पहले के वीडियोस में बता दिया था आपको। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड बी इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक है, और सी क्या है आपका अचर पद है, नॉन वेरिएबल टर्म। ठीक है, ये तीन चीजें हैं आपकी, और इनका व्यापक रूप कहां से लिखा जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, अगर इस प्रकार से कोई द्विघात समीकरण है तो वहां से आप ए बी सी इन तीनों के मानों की तुलना करके पहले इन तीनों का मान निकालिए, फिर इन तीनों मानों की सहायता से आपको क्या करना है, इस सूत्र को लगाना है। यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों है, एक बार हम जब धनात्मक वैल्यू लेंगे तो सिर्फ इसका इस प्रकार का फार्मूला लगाएंगे, और उससे यक्स का एक मान निकालेंगे, और फिर हम माइनस लगाएंगे, फिर यक्स का दूसरा मान प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक, इन दोनों प्रक्रियाओं के जरिए एक्स के दोनों मान आ जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर इस पर हम आपको क्वेश्चन बताते हैं।
देखिए इसमें इसमें एक विशेष चीज है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह एक बहुत विशेष चीज है द्विघात समीकरण के लिए। क्या विशेष चीज है ये? इसे हम डिस्क्राइमिनेंट यानी विविक्तकर के नाम से जानते हैं। ये मूलों की प्रकृति के बारे में बताता है। द्विघात समीकरण के जो दो आंसर यानी x के जो दो मान आते हैं, जिन्हें हम दो मूल कहते हैं, उन मूलों की प्रकृति बताता है ये क्या बताता है? मूलों की प्रकृति। प्रकृति मतलब कि मूल आपके वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, दोनों भिन्न भिन्न होंगे या आपस में समान होंगे। ठीक है, इस चीज को भी अभी आगे के चैप्टर में फिलहाल बताया जाने वाला है। अभी से आप थोड़ा समझ लीजिए कि अगर आपका ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम d के बराबर मान लेते हैं। d फॉर डिस्क्राइमिनेंट, विविक्त कर। ठीक है, अब केवल हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को बताते हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने पर जो भी आंसर आए वो आंसर 0 से बड़ा आए, या फिर वह आंसर क्या आ सकता है? 0 ही आ सकता है, या फिर 0 से छोटा आ सकता है। तीन ही कंडीशन तो बनेंगी। जब 0 से बड़ा आएगा और 0 के बराबर आएगा, देखो 0 से बड़ा आने पर मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, यहां भी वास्तविक होंगे, और यहां पर 0 से छोटा आने पर काल्पनिक होंगे यहां पर। और इन दोनों पर मान जो इसके दोनों मूल आएंगे वो दोनों भिन्न भिन्न होंगे, यानी सेम टू सेम नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ पर 0 पर समान होंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी भिन्न भिन्न होंगे। अभी देखिए आपने जो हमने भी क्वेश्चन लगाया इसके पहले, उसमें ये चीज अप्लाई हो रही थी। उसके दोनों मूल वास्तविक थे और आपस में एकदम समान थे। आप क्वेश्चन को देख लीजिए, अगर उसका आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो निश्चित ही वो सेम टू सेम आएगा। हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। क्वेश्चन क्या था? 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a कितना है? 4 है। b कितना है? 4 अंडर रूट 3 है। c कितना है? 3 है। इसका जरा बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब क्या? 4 अंडर रूट 3 का वर्ग माइनस 4a का मतलब 4c का मतलब 3, 4 का वर्ग 16, अंडर रूट 3 का वर्ग, अंडर रूट खत्म हो जाएगा 3 ही होगा। 4 चौक 16, 16 तियां 48, 16 तियां 48, 48 माइनस 48 कितना हो गया? 0। आपने देखा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ चुका है? 0। और जब आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आता है तो दोनों मूल वास्तविक और क्या होते हैं? समान होते हैं। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल हमें यहाँ पर मूलों की प्रकृति के बारे में कुछ नहीं बताना है। अभी हमें द्विघाती सूत्र, जो हमारा श्रीधराचार्य का सूत्र है, उस सूत्र के जरिए ये जो 4 क्वेश्चन इनको सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाला सॉल्व करके दिखा दें हम आपको। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। व्यापक रूप, चाहे वैसे ही नॉर्मली लिख लीजिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर। तुलना करने पर a इज इक्वल टू कितना? 2, b इज इक्वल टू कितना? x का गुणांक 1, c इज इक्वल टू कितना? -4। ठीक है ना? ए बी सी पता है सबको ना? ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी एक्स का गुणांक है, और सी क्या है? अचर पद है जिसके पास चर ना हो। इन तीनों का मान आप निकाल लेंगे आराम से। जो देखो माइनस के साथ है उसको माइनस लेना है यहाँ पर। अब बोलोगे आपने प्लस वाला तो नहीं लिखा, नहीं लिखा तो क्या यहाँ पर आप इसको माइनस समझ रहे हो? 2 हमने प्लस का ही लिखा है ना, कोई चिन्ह नहीं तो क्या है? प्लस ही तो है। यहाँ पर माइनस था, अगर यहाँ पर हम कोई चिन्ह ना लिखें तो क्या आप उसको माइनस समझते? उसको पॉजिटिव समझने लगते, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिखना पड़ा। ठीक है, जिस चीज को बिना लिखे काम चल जाए उसको मत लिखिए।
इसको लिखना जरूरी है उसको लिखिए। तो ए बी सी के मान की तुलना हो गई। अब सीधे आप अपने सीधेधाराचार वाला सूत्र लिखेंगे। याद हुआ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, सबकी मान इसमें रखिए, वैल्यू पुट कीजिए। माइनस बी कितना है आपका 1, तो माइनस 1 लिख दिया आपने, प्लस माइनस लगाया, अंडर रूट लिख दिया, बी का वर्ग कीजिए, बी क्या है 1, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, माइनस 4 लिखिए, फिर ए लिखिए, ए कितना है 2, सी कितना है -4, सी कितना है माइनस। जब भी माइनस वाली कोई चीज लिखे तो उसको हल्का सा ब्रैकेट ले लीजिए। फिर क्या है 2a, ए कितना है आपका 2 है। अब -1 प्लस माइनस, अंडर रूट के अंदर चीजों को हल कीजिए। भाई माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 दुनाई 8, 8 चौक 32। तो एक में से आप 32 घटाओगे क्या आएगा आपका, नहीं घटाना कहाँ है, प्लस हो जाएगा ना भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 4 चौक 16, 16 दिन 32, 32 और 1 33, अंडर रूट क्या आ जाएगा आपका ये 33 बटे कितना 2 दुनाई 4। ठीक है, ये आपका x का मान आ चुका है। अब बोलो, अब ये तो हल होगा नहीं, जब यहाँ पर एक बार प्लस लोगे माइनस लोगे तभी हल होने वाला है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, पॉजिटिव वैल्यू लेने पर, या फिर आप देखिए दोनों मान तो यही आने वाले हैं भाई। अगर यहाँ पर आप धनात्मक और ऋणात्मक वैल्यू ले रहे हो, चलो ले लो एक बार, x इक्वल टू -1 प्लस कितना अंडर रूट 33 बटे कितना 4, इसको हल कर सकते हो आप, नहीं, क्योंकि अंडर रूट 33 में एक जोड़ने वाला ही नहीं है, यही आंसर होगा आपका। जब निगेटिव वैल्यू लोगे तो वहां पे क्या लिखोगे आप, -1 माइनस अंडर रूट 33 बटे कितना 4, ये दोनों आंसर दोगे आप। तो इसी दोनों आंसर को आप डायरेक्टली यहाँ ही लिख सकते थे, क्योंकि आपने देखो प्लस माइनस दोनों एक जगह अप्लाई किया है। ठीक है, तो आंसर आपका यहीं लिख सकते थे या फिर यहाँ पर भी लिख सकते हो, आप कहीं भी लिख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा है। तो इस प्रकार से हम श्रीधराचार्य के सूत्र का प्रयोग करके आपके प्रश्न संख्या 1 में दिए गए चारों प्रश्नों को इस प्रकार सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हम इसका सेकेंड वाला पार्ट बता रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है x इज नॉट इक्वल टू -4, 7, मतलब x का मान अब जो आंसर लाओगे उसमें -4 और 7 उसके मान नहीं आने चाहिए। ठीक है, बस इतना सा मतलब है और उसका कोई मतलब नहीं है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। कैसे सॉल्व होगा ये, पहले तो इसे द्विघात समीकरण का रूप प्रदान करो, द्विघात समीकरण बने ये, फिर आपके पास कई सारे ऑप्शन है, आप गुणनखंड विधि लगाइए, जो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर लगाइए, या फिर कुछ ना आए तो सीधे आप श्रीधराचार्य का सूत्र लगा दीजिए। तीन तीन ऑप्शन है, लेकिन ये तीनों ऑप्शन कब अप्लाई होंगे, जब ये द्विघात समीकरण बनेगा। क्या कर सकते हो आप, बाएं पक्ष में देखा जाए तो भाई एक का बटे लिख दिया गया, यहाँ पे बटे लिख दिया गया, दो भिन्न है, इन दोनों भिन्नों को हम जोड़ सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, तो जोड़िए। कैसे जोड़ते हैं, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, देख रहे हैं एलसीएम इनका इन दोनों को गुणा करने पर ही आएगा। तो जब दो भिन्नों का एलसीएम उनके हरों का गुणा करने पर आए तो उनको इस प्रकार से आप इसका गुणा इसमें, बीच का चिन्ह, फिर इसका गुणा इसमें, और फिर हर का गुणा हर से, इस प्रकार से करके सॉल्व कर देते हैं हम। तो x -7 का गुणा 1 से कराएंगे क्या हो जाएगा, x + 4 का गुणा 1 से कराएंगे क्या हो जाएगा, बटे, बीच में चिन्ह कौन सा आएगा माइनस, और यहाँ पर x + 4 और x -7 इन दोनों का गुणा बराबर किसके, 11/30 के। चलिए देखिए, अब यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट खोल दीजिए, x -7 माइनस है ब्रैकेट के पहले, तो जब ब्रैकेट के पहले माइनस हो तो ब्रैकेट को खोलने पर अंदर की जो भी चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं, इन उसका गुणा हो जाता है। तो प्लस यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा, -x और -4 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा कराइए इन दोनों का, x का गुणा x से होगा क्या हो जाएगा, x², ये x गुणा 7 से होगा क्या हो जाएगा, -7x, 4 से होगा, फिर 4 का गुणा 7 में माइनस,
इज इक्वल टू कितना 11/30। एक लाइन और सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए x प्लस का है यहाँ पर और यहाँ पर x कैसा है माइनस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। -7 और -4 कितने हो जाएंगे 11। हमने बोला था अगर दो चीजें हैं समान चिन्हों के साथ है तो हमेशा जुड़ती हैं, और जुड़ने के बाद आंसर में चिन्ह किसका आता है जो बड़ा है। बड़ा कौन है 7 है, चिन्ह आ गया। यहाँ पर x² -7x है और 4x है। यहाँ पर भी हमें जोड़ना है कि घटाना कैसे पता चलेगा, दोनों के चिन्ह कैसे हैं अलग अलग हैं तो मतलब घटेंगे। किसको किस में से घटाएं, बड़े में से छोटे घटा दो, 7 में से 4 को घटा दो, कितना आ जाएगा आपका 3x आ जाएगा। अब चिन्ह किसका लगाओगे, बड़ा कौन था इसमें से 7x, उसी का चिन्ह लगाना है यहाँ पर -28। ये बेसिक चीजें हैं आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। ये हो गया। अब क्या किया जाए, अब भाई तिरछा गुणा कराया जाए। ये वो भिन्न वाला गुणा नहीं है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कराओ, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, नहीं। ये एक दोनों पक्षों में है, ये बराबर के बाएं पक्ष में है और ये दाएं पक्ष में है, तो हम 30 का गुणा सिर्फ यहाँ कराएंगे और इसका गुणा यहाँ पर, यानी ऐसे समझो 30 इधर किस में है बटे में है, इसको पक्षांतर करोगे इधर किस में आएगा गुणे में, गुणे में आएगा तो इसका गुणा अंश से ही तो होगा, और ये इधर हर में है, ये जाकर उधर उसके अंश से गुणा हो जाएगा। तो 11 का गुणा 30 से करा दो कितना आ जाएगा, 11 तिया 33, 330, वो भी किसका माइनस का, 30 की गुणा 11 में होगी। अब 11 की गुणा किस में होगी, इधर होगी, क्या हो जाएगा ये 11x² -11 तिया 33x। या एक मिनट, गुणा करा रहे हैं फिर कॉमन लेना पड़ेगा भाई, ऐसा काम क्यों किया जाए, आप ऐसे देखिए। आप ऐसे देखिए कि भाई बराबर के दोनों पक्ष हैं यहाँ पर, और ये 11 इधर भी अंश में है इधर भी अंश में है, तो ये अपने आप क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, गुणा कराने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी इनकी। हाँ यहाँ पर देखिए खत्म होने पर माइनस चिन्ह भी है, यानी 11 या 11 यहाँ पर -1 बच रहा है। 30 की गुणा किस में होगी -1 से होगी, जब 30 की गुणा -1 से होगी क्या हो जाएगा ये -30, और यहाँ पर क्या है तो +1 है, +1 की गुणा इसमें होगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम यही रहेगा। x² -3x -20, -30 को उधर ले जाइए, x² -3x -30 उधर क्या हो जाएगा +30 हो जाएगा, और -28 क्या आ गया ये आपका x² -3x, 30 में से 28 गया 2, ठीक है। बराबर इधर लिखो चाहे इधर भी लिख दो, बराबर क्या 0 बन गया आपका द्विघात समीकरण। यहाँ से आपको चीज़ों को हल करना है, और यहाँ के क्या तरीका अपनाओगे, गुणा करने पर है कुछ, गुणा करने पर 2 1 के 2, गुणा करने पर क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 3, तो 2 1 के 2 और 2 और 1 3, चाहे आप गुणनखंड विधि लगा लो या फिर आप सीधे धारा 4 का सूत्र लगा लो, ठीक है। आगे आपकी इच्छा क्या लगाना है, यहाँ तक नोट कर लीजिए।
ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आगे हल करके आपको दिखाना है। आप कॉपी में हल करके उसकी फ़ोटो खींच करके ग्रुप में भेज दीजिए, होमवर्क आपको देख लेंगे। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं रहमान एक व्यक्ति है, उसकी आयु के बारे में कुछ चीजें हमें बताई जा रही हैं कि 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम, इन दोनों की आयु को अगर जोड़ दें तो कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है। तो पहले तो वर्तमान आयु पर चले आओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 है। माना रहमान की वर्तमान आयु, लिखते रहिए, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। लेट द एज ऑफ रहमान, let the present age of रहमान be x वर्ष। ठीक है, अब पहली कंडीशन पे आते हैं कि 3 वर्ष पहले व्युत्क्रम शब्द बोला गया। व्युत्क्रम के बारे में जानते हैं आप? व्युत्क्रम रेसिप्रोकल, भाई एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/x। किसी का भी रेसिप्रोकल, उसका जो डिवाइड में है उन चीजों को, उसको पलट दीजिए उठाकर। 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3। ठीक है ना, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। कह रहे हैं 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो जाएगी? अगर आप 10 साल के, 3 साल पहले कितने साल के होंगे? 7 साल के। इसका मतलब आपकी जो वर्तमान उम्र है उसमें से अगर आपको पीछे जाना है तो उतनी साल घटा दीजिए। तो आप 1 साल के हो, 3 साल पहले ले चल रहे हैं, तो आप में से 3 साल घटा दीजिए, इतना वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष बाद आपकी क्या आयु होगी बताओ? 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितनी हो जाएगी बोलो? अगर आप 1 साल के हो तो 5 साल बाद कितने साल के हो जाओगे? x+5। भाई बाद की बात पूछा जाए तो जोड़ना है, और पहले की बात पूछा जाए तो घटाना है। तो x+5 वर्ष हो गया रहमान। 3 साल पहले भी उसकी आयु पता चल गई हमें, और 5 साल बाद भी आयु पता चल गई। अब क्या बोल रहे हो आप कि उनकी आयु का जो व्युत्क्रम है और व्युत्क्रमों का जो योग है वो 1/3 है। अब लिखेंगे यहां पर प्रश्नानुसार। 3 वर्ष पूर्व क्या आयु है? x-3। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x-3। 5 वर्ष बाद क्या आयु है? x+5। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x+5। कह रहे हैं अब 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम, 5 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम, दोनों की आयु पर पहुंच चुके हैं, आयु का व्युत्क्रम निकाल लिया है। अब क्या बोल रहा है? इनका योग कितना है? 1/3। बन गया समीकरण, समझ में आया ना? वर्तमान आयु x हो गई, बोला 3 साल पहले x-3, और 3 साल पहले आयु का व्युत्क्रम तो 1/x-3। फिर बोला 5 साल बाद तो x+5, 5 साल बाद आयु का व्युत्क्रम 1/x+5। बोले दोनों को जोड़ने पर 1/3, जोड़ दिया 1/3 मिल गया, बन गया हमारा समीकरण। समीकरण इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या से? फिर से देख रहे हैं, इनका एलसीएम अगर लिया जाए तो दोनों को गुणा कराने पर ही लिया जाएगा। तो इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, और हर की गुणा आपस में। ऊपर क्या हो जाएगा आपका? x+5 प्लस, है ना, x-3, नीचे x-3 इंटू कितना? x+5। इन दोनों की आपस में गुणा बराबर 1/3। ठीक है, यहाँ तो कुछ कटने वाला है नहीं। x और x 2x, 5 में से 3 गया 2 बटे इधर x², x गुणा 5 में होगी क्या हो जाएगा? 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, 3 की गुणा इसमें करा दीजिए और इसकी गुणा 1 में करा दीजिए। 3 की गुणा जब इसमें कराएंगे क्या हो जाएगा? ये 3 दूनाई 6x प्लस 6 बराबर 1 की गुणा इसमें ये सेम टू सेम रहेगा, x², 5 में से 3x चला जाएगा, कितना बचेगा? 2x माइनस कितना? 15।
ठीक है, इन चीज़ों को भी उधर भेज दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 था, इस चीज़ को इसके पास में ले जा रहे हैं तो माइनस का 6x और माइनस का 6 बराबर किसके, 0 के। अब एक्स एक्स वाले पदों को और संख्याओं को जोड़ लीजिए, 2x है और माइनस का 6x है, एक प्लस का है दूसरा माइनस का, तो घटेगा, 6 में से 2 गया कितना, 4, 6 में से 2 गया कितना आ जाएगा, 4, और चिन्ह किसका, भाई ये बड़ा कौन है, ये है, तो इसी का चिन्ह लेंगे। अब इधर ये 15 है, 15 ये ना कि 5 था, 15, तो ये माइनस का 6 और क्या है, ये माइनस का 15, दोनों समान चिन्ह है तो जुड़ेंगे, 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके, 0। बन गया आपका द्विघात समीकरण। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है, 7 त्रिक 21, 7 में से 3 गया 4, चाहे इस विधि का प्रयोग कीजिए गुणनखंड विधि का या फिर श्रीधराचार्य का, ठीक है, आप गुणनखंड विधि का प्रयोग कीजिए जब तक आपसे सवाल में कहा ना जाए, क्योंकि देखो श्रीधर, सही है, क्योंकि जब तक आपसे बोला ना जाए कि श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग कीजिए तब तक आप अपने मन से मत कीजिए उसको, ठीक है, जब आपको लगे कि आप गुणनखंड नहीं कर पा रहे हो तब उसको आप अपने मन से कीजिए, या स्पेशली सवाल में बोला जाए, ठीक है, क्योंकि श्रीधराचार्य का सूत्र थोड़ा सा देखने में अजीब सा लगता है, डिफिकल्ट सा लगता है बच्चों को, तो इसलिए आप उसके पीछे मत परेशानी, गुणनखंड भी एकदम आसान है, जब आप गुणनखंड ना ढूंढ पाना तब श्रीधराचार्य का प्रयोग करना, ठीक है। जैसे पहले हम अपना जो हमारे पास नॉर्मल अस्त्र है उसका प्रयोग करते हैं, जब कुछ ना समझ में आए तो सीधे ब्रह्मास्त्र, भाई गुणनखंड बन रहा है ना, 21 गुणा करने पर लाना है तो 7 त्रिक 21 हो रहा है, और घटाने पर कितना आना चाहिए, 4, तो 7 में से 3 गया 4, ठीक है, आसानी से गुणनखंड बन करके आपके x के 2 मान मिल जाएंगे। आयु कभी भी ऋणात्मक हो नहीं सकती, तो इसमें से पक्का एक मान आपको ऋणात्मक मिलेगा और एक धनात्मक मिलेगा, जो धनात्मक मिलेगा वही मान आप लेकर के रहमान की वर्तमान बता दीजिएगा, ऋणात्मक वाले मान को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में आपने द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.3 के 4 क्वेश्चन लिखे हैं, और अभी हम आपको होमवर्क बता देते हैं क्या करना है आपको। ग्रुप में निर्देश हमने दे दिया है कि ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हैं या तो ग्रुप से बाहर चले जाओ, और ग्रुप में अगर रहना है तो जो मैथ लिए हो वो सभी लोग जो होमवर्क दिया जाए उसको एक निश्चित समय पर आपको दिखाना है। होमवर्क वीडियो रात में आपका अपलोड होगा, आप सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक मैथ के वीडियोस देखिए, उसमें जो भी आपको डाउट हो, जो क्वेश्चन ना समझ में आए हो उनको पूछिए, उनको ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि भाई ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया आपको। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, अपना जो होमवर्क है उसको रेडी करना है, पूरी दोपहर में कुछ भी कीजिए, हमसे नहीं मतलब है उसको, शाम को 6 बजे मान के चलिए, ठीक है, शाम को 6 बजे या 3 से 6 के बीच में जब भी आपको टाइम है, मैक्सिमम 6 है, 6 के बाद आपके नंबर पर कॉल जानी शुरू हो जाएगी, वो भी राहुल सर करेंगे आपकी कॉल, ठीक है, आपके नंबर पर फ़ोन जाएगा, और अगर आपके गार्जियन से तो वहाँ पर कंप्लेन होगी इस बारे में, तो आप शाम के 6 बजे तक होमवर्क ज़रूर ग्रुप में भेज दीजिए, ठीक है, ओके, धन्यवाद।